नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 4 जून को गठबंधन की सरकार आने के बाद गरीबों को 5 की वजह मुफ्त में 10 किलो अनाज दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वंचित समाज, पिछड़ों और आदिवासियों को उनका अधिकार देने के लिए जाति आधिकारिक गणना करवाई जाएगी। अब 5 किलो दे रहे हैं ना, हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी हम 10 केजी देंगे। 10 केजी। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया, कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया। आज इतने साल हो गए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। मेरे पहले सोनिया बहन की एक रिमोट वाली सरकार चलती थी 10 साल पहले। उस समय के प्रधानमंत्री को पूछा गया कि आपके पास अनाज बिक रहा है, सड़ रहा है, आप गरीबों को क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा मैं गरीबों को इतना दे नहीं सकता, वो हमारे पास इतना नहीं है। जब आपका बेटा वहां बैठा ना, भूख क्या होती है वो मैं जानता हूं। 1-2 योजनाएं हैं सिर्फ गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए 1-2 योजनाएं हैं। पहली योजना इनकी यह है कि आपको 5 किलो राशन देते हैं। इससे आपकी सुविधा होती है। इस राशन के बोरे पे मोदी जी की फोटो चिपकी है कि नहीं? मोदी जी की फोटो चिपकी है। अब मैं आपको बताती हूं कि ये राशन आपको क्यों मिलता है। क्योंकि सोनिया गांधी ने अपने कार्यकाल में, हमारी सरकार जब थी तब हमारी सरकार से ये कानून बनवाया कि गरीब परिवारों को भोजन का अधिकार है। 1993 में पहली बार विधायक बन गया था। 1993 में, उस जमाने में मेरा वीडियो मेरे पास आके बोलता था, नड्डा साहब आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बताता हूं बार बार। मैं बोलता था सुना भाई, क्या है खुशखबरी? बोलता था कि आपको एक पंचायत में इस साल 2 इंदिरा आवास योजना के घर मिले हैं। 2। मैं पूछता था इसका मैं करूंगा क्या? बोलता बताइए किसको दे। मैं कहता था मेरे इलाके में एक अनार 100 बीमार मैं कहां दे पाऊंगा, ये घर तू ही रख ले, ये तेरे को मुबारक। और आज मोदी जी ने 4 करोड़ घर बना करके दिए। 4 करोड़ घर बना करके दिए। आज इनको 10 किलो अनाज देने की याद आ रही है, राशन देने की, जिसका श्रेय मोदी जी की नीतियों को जाता है। इन्हें बताना चाहिए कि 70 वर्षों में अब तक इन्हें गरीबों को मुफ्त राशन देने की बात ध्यान में क्यों नहीं आई। ये लोग भूले नहीं कि कांग्रेस को समर्थन देने वाली सपा सरकार के समय बुंदेलखंड में लोग भूखमरी के कारण आत्महत्या करते थे। खड़गे जी को बताना चाहिए कि जो बुंदेलखंड का पैकेज घोषित हुआ था उसका क्या हुआ। खड़गे जी भूल गए कि राज्य में किस प्रकार से कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी के लोग गरीबों का राशन खा गए थे, और उसकी जांच में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये केवल परिवारवादी लोगों का संगठन है और इनका विकास से कोई मतलब नहीं है। आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जो देकर कहा कि 4 जून को पीएम नरेंद्र मोदी की विदाई होने जा रही है। यहां तक कहा कि बीजेपी डरकर वोट हासिल करना चाहती है, लेकिन जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना था कि
सारा फोकस इस बात पर रहा है कि कांग्रेस ने इस देश के लिए काफी काम किया है। कांग्रेस सपा ने यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। का चुनाव खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था पहाड़ चढ़ चुका है, चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों को भी 4 जून के जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा। मीडिया मुक्ति और फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी 4 जून होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दी है। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तमाम जो जनता के लिए और जो हमारा किसान बैठा देख रहा है कि किसान की मदद हो, सहयोग हो, खुशहाली के रास्ते पर किसान जाए, उसे जो झूठा सपना दिखाया गया था आय दोगुनी का और काले कानून ला करके जो उसके साथ अन्याय हुआ था वो भी किसान भूला नहीं है। वो थार से जो किसानों की जान गई, थार वाला घटना भी किसान भूला नहीं है और इनकी सरकार में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है। बुंदेलखंड का इलाका उत्तर प्रदेश का वो है जहां पर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। जो जन समर्थन मुझे कल दिखाई दिया है, बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी को खंड खंड कर देंगे। वहां पर कोई भी खाता खुलने वाला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। और मैंने कई बार कहा, फिर कहता हूं प्रेस के सामने, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटे में लड़ाई में है। बात करेंगे अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डिंडोरी में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी, उद्धव सिंह गुट और शरद पवार के गुट पर बड़ा हमला बोला। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नकली शिवसेना ने बाल साहब के हर सपने को चूर चूर कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाल साहब ठाकरे का सपना था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। बाला साहब का सपना था कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म हो। यह सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा परेशान नकली शिवसेना है। कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितनी शिवसेना को हो, नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर चूर कर दिया है। बाला साहब ठाकरे का सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो।
बाला साहब का सपना था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो। ये सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चीड़ ये नकली शिवसेना को हो रही है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठोकर मारी। नकली शिवसेना ने भी वही रास्ता चुना। साथियों, कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा, धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा और आज भी वो धर्म के आधार पर फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रायबरेली में राहुल गांधी के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को लोगों के लिए खाना और रोजगार उपलब्ध करवाने की नहीं बल्कि सत्ता की चिंता है। जो सत्ता सोनिया गांधी ने ठुकरा दिया था उस सत्ता पर इनकी आंखें हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर ऐसे लोगों को फिर से किसी ने वापस लाने की कोशिश की तो ये दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को साथ धोखा होगा। परिवार, अरे भाई, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, खाने के लिए कुछ इंतजाम करो। नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी के लिए कुछ इंतजाम करो। उसके तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान सिर्फ उनका सत्ता के ऊपर है। जो सत्ता सोनिया गांधी ने ठुकरा दी थी उस सत्ते पे इसका आंखें हैं। और ऐसे लोगों को फिर अगर कोई वापस लाने की कोशिश किया तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ, गरीब लोगों के साथ, किसानों के साथ धोखा है। आप धोखा कर रहे हैं। अगर गलती से भी अगर कोई बीजेपी को वोट डालेगा तो वो शेड्यूल कास्ट के खिलाफ डालेगा, वो आदिवासी के खिलाफ डालेगा और बैकवर्ड के खिलाफ जाएगा। अपर कास्ट भी है तो गरीबों के खिलाफ। लेकिन इसको बात करेंगे अगली खबर की। जालौन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ध्रुवीकरण वाले बयान पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि खड़गे जी ने ये चुनाव ध्रुवीकरण के बीच नहीं, ये चुनाव तो रामद्रोही और राम भक्तों के बीच हो रहा है। एक तरफ रामद्रोही खड़े हैं और राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले खड़े हैं। देश के एक साथ गद्दारी करने वाले, पाकिस्तानी का राग अल्पाने वाले खड़े हैं। ऐसे दुर्योधनों और दुश्मनों के खिलाफ मोदी जी भाजपा के रथ पर कृष्ण की भूमिका के सारथी बनकर इस महाभारत में खड़े हैं। 24 का लोकसभा का चुनाव इसी उद्देश्य के साथ आज हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये चुनाव बहुत स्पष्ट रूप से हो चुका है। आज सुबह सुबह मैं कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा ये चुनाव में 2 ध्रुवीकरण हो चुके हैं। मैं बोलता हूं कि खड़गे जी, देश का चुनाव ध्रुवीकरण के बीच में नहीं,
ये चुनाव तो राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच में हो रहा है। एक तरफ सभी रामद्रोही खड़े हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले खड़े हैं, एक तरफ देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले, पाकिस्तान का राग कलापने वाले खड़े हैं, गांव गरीब और किसान नौजवान के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय करने वाले लोग खड़े हैं। उन दुर्योधन और दुशासनों के खिलाफ आज मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के रथ का सारथी बनकर के कृष्ण की भूमिका में इस महाभारत में खड़े हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, रामद्रोही हमेशा पराजित हुआ है, पतन को प्राप्त हुआ है। कांग्रेस तो इस लोक को नरक में बदल रही थी, मोदी जी ने इस लोक को सीधे सीधे वर्तमान पीढ़ी को कितना खुशहाल जीवन दिया है। आप देख सकते हैं मोदी जी के नेतृत्व में आप अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, कह सकते हैं कि देखो भाई, हमने मोदी जी के साथ मिलकर के उनके नेतृत्व में, योगी जी के साथ मिलकर के उनके नेतृत्व में हम लोगों ने 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला को विराजमान करवा दिया है। बोल पाएंगे ना? बोलेंगे ना? ये सच है कि मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, लेकिन इसका श्रेय आप सबको है, क्योंकि आपका जो वोट कमल चुनाव चिन्ह पे गया है, यही मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद मेनका गांधी से चुनाव को लेकर खास बातचीत की है हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक ने। इस दौरान मेनका गांधी ने ऐसा कुछ कहा जिससे बीजेपी की नींद उड़ जाने वाली है। हमारे साथ हैं देश की सबसे सीनियर सांसद मेनका गांधी जी, इनसे हम बातचीत करते हैं। सुल्तानपुर से भाजपा की प्रत्याशी हैं। माता जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस न्यूज चैनल में। सुल्तानपुर में कैसा चल रहा है चुनाव? अच्छा चल रहा है। इस बार कितनी चुनौतियां लग रही हैं चुनाव में? चुनौती तो हर इलेक्शन में होती है। अब प्रतिद्वंदी हैं, खड़े हैं, देखते हैं। मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि क्या चुनौतियां हैं। चुनौती तो है, दूसरी पार्टी के लोग खड़े हैं। रोड मैप क्या है सुल्तानपुर के डेवलपमेंट को लेके? बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ होना है। ये लोगों की ख्वाहिशें बदलती हैं, बढ़ती हैं, और मेरा काम है उनको पूरा करना। आपके बगल में ही अमेठी है, रायबरेली भी है। रोजगार की बात होती है, अमेठी में चार इंडस्ट्रियल एरिया हैं, लेकिन सुल्तानपुर में एक भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। तो इस दिशा में, रोजगार की दिशा में क्या? ऐसे है बेटा, इंडस्ट्रियल एरिया से रोज़गार नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग जयसिंहपुर में इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं, तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर हम किसानों की अत्यंत मदद करके नए नए चीज़ें सिखाएं तो उससे ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, ज़्यादा अमीरी आएगी। लेकिन हम इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं कि देश में रोजगार नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में बड़ा तूफान आने वाला है इंडिया गठबंधन का। इन चुनौतियों को कैसे देखती हैं? अब बेटा वो विपक्ष में है, उनको कुछ तो बोलना ही होगा ना। एक बार नारा दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हम जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्या सोच रही हैं? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं मालूम, मुझे खाली सुल्तानपुर के बारे में मालूम है। सुल्तानपुर में इस बार मार्जिन कैसा रहेगा? अब मैं ज्योतिषी होती तो मैं बता देती, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। अपनी जीत को लेके कितना आश्वस्त है माता जी? मैं मेहनत कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, हम रोज़ बहुत मेहनत करते हैं। अब हमारा काम है मेहनत करना, और सुल्तानपुर के लोगों का काम है वोट देना। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और रायबरेली के ऑब्जर्वर भूपेश बघेल ने रायबरेली लोकसभा में लगातार पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
रायबरेली के बथुआ में उन्होंने ये बड़ा दावा किया है कि वहां की जनता से बात करते हुए बघेल ने कहा कि रायबरेली से सांसद नहीं जनता पीएम चुनने जा रही है। उन्होंने कहा कि रायबरेली के लोग सिर्फ लोकसभा सदस्य नहीं चुन रहे हैं बल्कि स्वयं इंदिरा गांधी जी के बाद रायबरेली के लोग देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई अभद्रता के मामले में अब बीजेपी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में इस मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के आवास के सामने किया गया। इस दौरान महिलाओं ने आप सांसद स्वाति मालीवाल के लिए इंसाफ की मांग करते हुए अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करवाने की भी मांग की। इसके अलावा प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग की। हेलो, सभी टेम्पो के पीछे से अपने अपने हाथ में प्ले कार्ड रखे, टेम्पो के पीछे प्ले कार्ड रखे हुए हैं, सभी अपने अपने हाथों में प्ले कार्ड उठाए। तो बता दें कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के आवास के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी महिलाओं द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ जो अभद्रता की गई है उसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करवाने के साथ ही साथ उनके इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। टेम्पो के पीछे प्ले कार्ड रखे हुए। देखिए, दिल्ली की ये बहनें एक बहन के सम्मान की लड़ाई लड़ने यहाँ आई हैं। स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती रही हैं। अगर वो ही सुरक्षित नहीं है और वो भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर, तो आप दिल्ली की हालत समझ सकते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। उनके सांसद संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री आवास के अंदर एक महिला के साथ अभद्रता हुई है। तो कितना समय चाहिए आपको कार्रवाई करवाने के लिए? क्यों पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाते अरविंद केजरीवाल? इस खेल में बड़ा खेल छुपा हुआ है। उस घर के अंदर जो घटनाएं घटी हैं उसके पीछे एक बड़ी साजिश है, जो मुझे लगता है अगर पुलिस भी स्वयं इस जांच को आगे बढ़ाए तो बहुत सारी खुलासे होंगे। अब 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी को मौन साधे हुए। उन्हीं के ऑफिशियल आवास पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब घर पर मौजूद थे, तब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ओएसडी ने बदतमीजी करी है स्वाति मालीवाल जी से, जो आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा की मेंबर हैं। मैं क्या कहूं, मैं शॉक्ड हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है। कल संजय सिंह जी ने ये बात पुष्ट कर दी कि वाकई में ऐसी घटना हुई है। अब ये घटना स्पेकुलेशन के रेल्म में नहीं है, उन्होंने खुद आकर ये बता दिया कि ये घटना सच है। तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभी भी आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? और अभी तक आम आदमी पार्टी ने केवल निंदा करी है, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी यदि अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता, अपनी ही पार्टी की एक महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते अपने ही आवास पे, तो वो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे? स्वाति मालीवाल महिला आयोग की अध्यक्ष है, राज्यसभा में सांसद है, और उनके प्रति जब कोई अत्याचार होता है तो स्वाभाविक रूप से हम चाहेंगे कि एक एफआईआर दर्ज हो। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, और आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिलाओं को सशक्त करना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, आपकी खुद की राज्यसभा सांसद आपके दल में सुरक्षित नहीं है। इतना अफसोसजनक टिप्पणी है कि जब शोषण होता है और वो भी आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द, और वो चुप करते हैं एक सक्षम महिला को और कहते हैं कि आप एफआईआर दर्ज मत कीजिए, ये आपको उनकी मनस्थिति की बात दर्शाती है, और हमें पता चलता है कि दाल में कुछ काला है। क्या वो महफूज हैं स्वाति मालीवाल? क्या उन्हें चुप रहने के लिए धमकाया जा रहा है?
अभी तक पुलिस में इस घटना को लेकर कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? क्या सीएम हाउस में एक महिला सांसद के साथ मारपीट के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए? क्या है उनके नैतिकता के तकाजे? सोनी मिश्रा को आपको नाम याद होगा। सोनी मिश्रा ने जो अपने साथ बदसलूकी। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।